हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। तो आज अपनी एनसीईआरटी 8वीं क्लास की स्टार्ट हो रही है, हिंदी बसंत। ठीक है, भाग 3। तो हिंदी बसंत के जो 8वीं क्लास की है एनसीईआरटी, उसके आपको मैं टोटल 18 पार्ट है। ठीक है, हर एक क्लास में 6 पार्ट में आपको करवाऊंगी। कवि परिचय, सारांश और इसके क्वेश्चन। ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं आपको करवाऊंगी। तो 3 क्लासों में हम एनसीईआरटी 8th क्लास की कंप्लीट कर लेंगे भी। ठीक है, फिर 6, 7, 8 की वीडियो को मर्ज करके मैं आपके लिए प्राइमर लगा दूंगी, आप उनको देख लेना। यानी जो बच्चे टीजीटी कर रहे हैं, चाहे केवीएस का हो, चाहे एस्टेट का हो, चाहे भाई बीपीएससी का हो, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट क्लास रहेगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है, देखते हैं, ध्वनि। क्या है पाठ का नाम? ध्वनि। ध्वनि जो कविता है उसके लेखक का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी है भाई। तो देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। किसके भाई? छायावादी युग है जो हिंदी साहित्य में, ठीक है, और हिंदी कविता के छायावादी युग के, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे। किन्होंने? निराला जी ने। उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही हुई है। किनके कारण उनकी ख्याति? कविता के कारण हुई है। इनका जन्म भाई 21 फरवरी 1899 में बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ था। कब हुआ था? 21 फरवरी 1899 में बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ था। अनामिका, परिमल, गीतिका, इंदुलेखा, लिली आदि इनकी हिंदी की प्रमुख कृतियां हैं भाई। अब हम सारांश देखते हैं ध्वनि कविता का। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते, तब तक कवि कहते हैं भी मेरा अंत नहीं होगा। तो अब हम इनके लेसन के जो हमारी कविता है इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई। ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? जो ध्वनि कविता है जिसका सारांश हमने अभी देखा है, उसके रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामचंद्र तिवारी या प्रभु नारायण है। तो 2 ऑप्शन ठीक रहेगा। ध्वनि कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई। दूसरा क्वेश्चन है, अभी किसका अंत नहीं होगा? तो अभी भाई किसका अंत नहीं होगा? बसंत का, कवि के जीवन का, प्रभात का, या कवि के जीवन का? भाई 2 बार आ गया है कवि के जीवन का, कवि के जीवन का। तो भाई दोनों ही ऑप्शन ठीक है, कवि के जीवन का भी अंत नहीं होगा। 2 और 4 दोनों ठीक है। आगे है, कवि पुष्प से क्या सिखा लेना चाहता है? जो कवि है वो पुष्प से क्या सिखा लेना चाहता है, यानी सीख लेना चाहता है। तो भाई मिठास, पराग, खुशबू, तंद्रालस्य, लालसा। तो भाई जो कवि है वो पुष्प यानी फूल से तंद्रलास्य, लालसा सीख लेना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, कलिया किसका प्रतीक है? जो कलिया है वो किसका प्रतीक है? नवयुवक का, फूलों का, बसंत का, या काल का? तो भाई जो कलिया है वो काल का प्रतीक है। किसका है? काल का प्रतीक है इस कविता के अंतर्गत भाई। कलिया कोमल में किस अलंकार का प्रयोग है? कलिया कोमल में भी किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति। तो भाई कलिया कोमल में, ठीक है, कौन से अलंकार का प्रयोग है? पुनरुक्ति का। ठीक है, अनुप्रास भी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि क्या है, ठीक है, रूपक भी हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पुनरुक्ति अलंकार होगा। अभी न होगा मेरा अंत का क्या अभिप्राय है? अभी न होगा मेरा अंत का क्या अभिप्राय है? मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरा अंत कभी नहीं होगा, मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है, मेरा अंदर थोड़ी देर मेरा अंदर थोड़ी देर बाद, मेरा अंत अभी आएगा, तो मेरा अंत थोड़ी देर बाद होगा। तो भाई इसका तीसरा जो है वो ठीक रहेगा, मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है। सातवां क्वेश्चन है, कवि कैसा सवेरा जगाना चाहता है? जो कवि है वो कैसा सवेरा जगाना चाहता है? तो मस्ती वाला, सुलाने वाला, मनोहर सवेरा, धूप वाला। तो कवि भाई मनोहर सवेरा जगाना चाहता है। तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। पुष्प का आलस्य दूर करने के बाद कवि क्या करेगा? ठीक है, कवि क्या करेगा भाई? आराम करेगा, उसे नए जीवन के अमृत से भी सींच देगा ताकि उसमें नया जोश भर जाए, अपना प्रचार करेगा, अपवन की घास दूर करेगा। तो दो ऑप्शन ठीक है, उसे नए जीवन के अमृत से सींच देगा ताकि उसमें नया जोश भर जाए भाई। नौवां क्वेश्चन है, कवि कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है? जो कवि है वो कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है? मुख्य द्वार, अनजाना द्वार, सिंह द्वार या अमरता का द्वार? तो कवि भाई अमरता का द्वार दिखाने की बात करता है। तंद्रालस पुष्प कौन हो सकता है? तो आलसी व्यक्ति, मुरझाया हुआ फूल, उजाड़ बगीचा या भारत का युवा वर्ग? भाई भारत का युवा वर्ग तंद्रालस्य पुष्प है भाई कवि के अकॉर्डिंग। दूसरा पार्ट है लाख की चूड़ियां। क्या है भाई? लाख की चूड़ियां। लेखक परिचय देखते हैं लाख की चूड़ियों का। कामता नाथ का जन्म, भाई लाख की चूड़िया के लेखक का क्या नाम है? कामता नाथ। इनका जन्म भाई 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया इनको, कामता नाथ को भी। उनका मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर उन्हें महात्मा गांधी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कई कहानियां और नाटक भी लिखे, इन्होंने कामता प्रसाद नाथ ने भी। अब सारांश देखते हैं लाख की चूड़ियों का। यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को बताती है। ठीक है, यह कहानी क्या है? शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को बताती है। कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के तहत संबंधों में भी खराब आर्थिक संकटों को स्पष्ट करती है। इस कहानी में एक बच्चे और को मामा जो उसे लाख की गोलियां बना कर देते हैं और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है, वह बच्चा बड़ा होने के बाद फिर गांव आता है। बबलू से मिलकर, बदलू आएगा यहाँ पे, बदलू से मिलकर औपचारिक बातें करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो गया है। इस बदलाव से दुखी है, किंतु वह अपने उसूल को नहीं बदल सकता। साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करता है, अतः उन्हें इस बात पर भी संतोष है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लाख की चूड़ियां कौन बनाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है लाख की चूड़ियां कौन बनाता है? तो लेखक का मामा, लेखक, बदलू या डबलू? तो भाई तीसरा ऑप्शन ठीक है, लाख की चूड़ियां बदलू बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है बदलू लेखक को मलाई क्यों नहीं खिला पाया? जो बदलू है वो लेखक को मलाई क्यों नहीं खिला पाया? उसके घर में उस समय दूध नहीं था, दूध खराब हो गया था, बेरोजगारी के कारण उसकी गाय बिक चुकी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, बेरोजगारी के कारण उसकी गाय बिक चुकी थी, इसलिए भाई जो बदलू मामा था उसको मलाई नहीं खिला पाया। तीसरा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या होता है? पैसा देकर वस्तु खरीदना, बाजार से वस्तु ना लाना, वस्तु को उत्पाद से खरीदना या वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो भाई तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा वस्तु के बदले वस्तु लेना। भाई क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है हाथ कटने का
इस कहानी में क्या अर्थ है? हाथ कटने का इस कहानी के अकॉर्डिंग बताना भी क्या अर्थ है। ठीक है, तो घायल होना, अपनी बात ना कह पाना, हाथों से रोजगार छीनना या काम करने में असमर्थ होना। तो हाथों से रोजगार छीनना। ठीक है भाई, हाथ कटने का अर्थ है इस कहानी के अकॉर्डिंग। पांचवा क्वेश्चन है, मशीनी युग के कारण बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? भाई मशीनी युग के कारण भी बदलू था जो उसके जीवन में क्या बदलाव आया था ये हमें बताना है। बीमार रहने लगा, उसका शरीर ढल गया, वह बेरोजगार हो गया, इनमें से कोई नहीं भाई। तो वह बेरोजगार हो गया भाई। छठा क्वेश्चन है, बदलू कहाँ बैठकर लाख की चूड़ियां बनाया करता था? जो बदलू था वो कहाँ बैठकर लाख की चूड़ियां बनाया करता था? तो चौपाल के भीतर, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर, दालान बैठकर या कमरे में बैठकर? तो भाई नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू चूड़ियां बनाया करता था। बदलू कौन था? लोहार था, सुनार था, मनिहार था या बढ़ई था? तो भाई बदलू मनिहार था। आठवां क्वेश्चन है, लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था? जो लेखक था वो है अधिकतर भाई बदलू से किस टाइम मिलता था, किस समय मिलता था? वो रात में, सवेरे, दोपहर या शाम को? तो दोपहर में मिलता था। नौवां क्वेश्चन है, बेलन पर चढ़ी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी? कि कभी बेलन पर चढ़ी हुई चूड़ियां जो बदलू था जो उनको बनाता था उसको कैसी लगती थी ये हमें बताना है। नई जैसी, नारी की कलाइयों जैसी, बहुत सुंदर या नववधु की कलाइयों पर सजी जैसी? तो नववधु की कलाइयों पर सजी जैसी लगती थी भाई बदलू को बेलन पर चढ़ी चूड़ियां। रज्जो कौन थी? जो रज्जो थी वो कौन थी भाई? तो रज्जो कौन थी? लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, बदलू की भतीजी या इनमें से कोई नहीं भाई। रज्जो भाई बदलू की भतीजी थी। कौन थी रज्जो? बदलू की भतीजी थी भाई। तीसरा क्वेश्चन है, बस की यात्रा, सॉरी पाठ है, सॉरी तीसरा पाठ है बस की यात्रा भाई। लेखक परिचय देखते हैं भाई। बस की यात्रा जो है उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी है। और ये हरिशंकर परसाई का जन्म भाई 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। वे पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया और उनके हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हरिशंकर परसाई जी के निबंध और व्यंग्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए रचनाएं लिखी। विकलांग श्रद्धा का दौर, रानी नागमती की कहानी, हंसते हैं रोते हैं आदि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है भाई। और प्रेमचंद्र के फटे जूते जो 9th क्लास में लगा हुआ है वो भी हरिशंकर परसाई जी की ही रचना है भाई, ध्यान रखना है आपको। बेईमानी की बात, तब की बात और थी आदि इनके व्यंग्य संकलन है भाई। तो सारांश देखते हैं बस की यात्रा का। तो बस की यात्रा श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ व्यंग्य है। इसमें लेखक ने पुरानी बस की स्थिति का हास्यपूर्ण चित्रण किया है। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने मित्रों के साथ शाम को बस से यात्रा करने का सोचा और कंपनी के रिश्तेदारों के साथ बस यात्रा की। यात्रा के दौरान सभी प्रकार के चित्रों का सजीव वर्णन किया गया। सीटों की खराब हालत, इंजन का स्टार्ट होना, अचानक बस का रुक जाना, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाना, ड्राइवर का बाल्टी में पेट्रोल निकालकर नली से इंजन में भरना आदि घटनाओं को लेखक ने बड़े हास्य व्यंग्य के साथ प्रस्तुत किया है भाई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, सीटों की खराब हालत, इंजन का स्टार्ट होना, अचानक बस का रुक जाना, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाना, ड्राइवर का बाल्टी में पेट्रोल निकालकर नली में से इंजन में भरना, ये घटनाएं पूछी जा सकती है भाई कौन से पाठ से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, डॉक्टर मित्र के कथन में कौन सा भाव छुपा था? जो डॉक्टर मित्र था उसके कथन में कौन सा भाव छुपा था भाई ये हमें बताना। तो 1 आदर का, 2 सहानुभूति का, 3 दयालुता का या 4 व्यंग्य का? तो व्यंग्य का भाव छिपा था डॉक्टर मित्र के कथन में भाई। आगे, लेखक और उसके मित्र दुविधा में क्यों थे? जो लेखक था और उसके मित्र वे दुविधा में क्यों थे भाई? क्यों थे? बस की दयनीय दशा देखकर, सड़क की दयनीय दशा देखकर, ड्राइवर की बातें सुनकर, बस की सुंदरता देखकर।
तो पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा। बस की दयनीय दशा को देखकर लेखक और उसके मित्र दुविधा में थे। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक को इंजन के भीतर बैठने का अनुभव क्यों हो रहा था? भाई लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि भाई वो इंजन के अंदर बैठा है? तो सर्दी के कारण, ड्राइवर की निकटता के कारण, आगे देखते हैं, एक मिनट को इधर है, शोर और कंपन के कारण, मित्रों के साथ गपशप के कारण। तो तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, शोर और गपशप के कारण। भाई फोर्थ क्वेश्चन है, कंपनी के आधार पर लेखक की श्रद्धा क्यों जाग उठी? ठीक है भाई, कंपनी के आधार पर लेखक की श्रद्धा क्यों जाग उठी ये हमें बताना है। तो बस की दशा सुधार होने के कारण, बस की परेशानियों में साथ देने के कारण, लेखक के साथ यात्रा करने के कारण, या प्राणों का मोह त्याग कर ऐसी बस में यात्रा करने के कारण। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा, प्राणों का मोह मोह त्याग कर ऐसी बस में यात्रा करने के कारण। पांचवा क्वेश्चन, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? ठीक है भाई, तो लेखक जो है पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो हरे भरे ना होने के कारण, रास्ते में अवरोध बनाने के कारण, छायादार ना होने के कारण, पेड़ों से बस टकराने के भय से। तो फिफ्थ का फोर्थ ठीक रहेगा, पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण भाई लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। छठा क्वेश्चन है, बस की रफ्तार के बारे में लेखक ने क्या बताया? जो बस की रफ्तार थी उसके बारे में लेखक ने क्या बताया ये हमें बताना। तो बढ़ रही थी, कम होती जा रही थी, जो की त्यों थी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बस की रफ्तार के विषय में लेखक ने बताया कि बस की रफ्तार कम होती जा रही थी। तो 6 का 2 ऑप्शन ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, बस सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सर्दियों नहीं, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। क्या आशय था इससे भी? तो बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी, बस का कंडक्टर बहुत अनुभवी था, बस का ड्राइवर बहुत मजाकिया था, बस बहुत पुरानी तथा टूटी फूटी थी। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा भाई, बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी क्योंकि बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। भाई एक मिनट भाई, इसका ऑप्शन ए आएगा, बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी। भाई बस सदियों के अनुभव के निशान इसलिए हुई थी क्योंकि बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी। आठवां क्वेश्चन है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों कहा गया? ठीक है भाई, क्या इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा क्यों कहा गया है? तो बस के अंदर की स्थिति के कारण, ड्राइवर की स्थिति के कारण, बस की दशा और पहली बार स्टार्ट होने के कारण। तो 8 का तीसरा ही ठीक रहेगा, बस की दशा को देखकर और पहली बार स्टार्ट होने के कारण इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, भाई ऐसा कहा गया है। किसके साथ और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा है? भाई किसके साथ और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा है? तो कंपनी के हिस्सेदार की, बस ड्राइवर की, कंडक्टर की, या यात्रियों की। भी तो कंपनी के हिस्सेदार की। 9वें का ए ऑप्शन ठीक रहेगा। मेरे भाई ये रहा 10वां क्वेश्चन इसका, इसी लेसन का है, लेखक और साथियों को कहाँ जाना था? जो लेखक था और उसके साथियों को कहाँ जाना था ये हमें बताना है। तो जबलपुर, सतना, पटना या पन्ना। तो उनको सतना जाना था। कहाँ पे जाना था? लेखक और उसके साथियों को सतना जाना था। भाई आगे है जो फोर्थ लेसन हमारा, दीवानों की हस्ती। क्या है? दीवानों की हस्ती। भाई ये हमारे पास एक कविता रहेगी, दीवानों की हस्ती। इसका लेखक परिचय देखते हैं। 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीरपुर में जन्मे भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास, कहानियां, कविता और निबंध जैसे सृजनात्मक कार्यों के चलते साहित्य में अमर हो गए थे। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 में। भाई ठीक है, 30 अगस्त 1903 में हुआ था। और इनकी जो हम रचना कर रहे हैं उसका क्या नाम है? दीवानों की क्या हस्ती। 1961 में साहित्यिक साधना के लिए भगवती बाबू को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1969 में इन्हें वाचस्पति उपाधि से भी विभूषित किया गया। भाई भगवती
ठीक है, भगवती चरण वर्मा को भी। पूछा जा सकता है वाचस्पति उपाधि से विभूषित किसको किया गया है? तो भगवती, क्या नाम है भाई लेखक का? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और कब इसे विभूषित किया गया उपाधि से? तो 1969 में। अब इसका सारांश देखते हैं। दीवानों की क्या हस्ती का। इसमें वीरों का वर्णन किया गया है जो देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। ये जहां भी चाहते हैं खुशियां खुद चली आती है। ये लोग एक जगह नहीं दिखते, खुशी खुशी शहीद हो जाते हैं। दीवाने लोगों से कहते हैं कि वह कहाँ जा रही हैं। उनसे मत पूछो क्योंकि उनको नहीं पता उनकी मंजिल कहाँ है। दीवाने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते हैं। उनके लिए धर्म जातियों में कोई मायने नहीं रखता। वे खुशी खुशी देश के लिए शहीद होना जानते हैं वे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? जो दीवानों की हस्ती कविता है इसके रचयिता कौन है भाई? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुभाष पांडे या जया जादवानी? तो दो ऑप्शन ठीक रहेगा, भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता रहेंगे भाई। इस कविता में किसकी हस्ती की बात की गई है? जो दीवानों की हस्ती है इस कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है भाई? तो कवि की, दीवानों की, आम लोगों की या सभी की? तो भाई आम लोगों की हस्ती की बात कही गई है इस कविता में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? क्या भाई मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? आदर्श, अशोक, मेहमान या उल्लास? तो भाई आदर्श बन जाते हैं मस्ती भरे जीवन जीने वाले लोगों के बीच। फोर्थ क्वेश्चन है दीवाने विकलांगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? जो दीवाने हैं वो विकलांगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? तो क्या लुटा कर जाते हैं भाई? धन, शिक्षा, प्यार, सुख, चैन? तो प्यार लुटा कर जाते हैं दीवाने विकलांगों की दुनिया में। दीवाने समाज से क्या लेकर जाते हैं? जो दीवाने हैं वो समाज से क्या लेकर जाते हैं? तो धन, असफलता का भार, सफलताओं की खुशी या लोगों का प्यार? तो भाई असफलता का भार दीवाने समाज से लेकर जाते हैं भाई। सिक्स क्वेश्चन है दीवानों की सुख दुख में कैसी स्थिति रहती है? जो दीवाने हैं, दीवानों हैं जो इनकी सुख और दुख में कैसी स्थिति रहती है ये हमें बताना। सिक्स क्वेश्चन है दीवाने सुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, दीवाने दुख सहन नहीं कर पाते हैं, दीवाने अपने सुखों की परवाह नहीं करते हैं, दीवाने सुख दुख को समान भाव से लेते हैं। यही ऑप्शन ठीक रहेगा, जो दीवाने हैं वो सुख दुख को समान भाव से लेते हैं भाई। सातवां क्वेश्चन है कवि के अनुसार कैसा जीवन अच्छा होता है? जो कवि है भगवती चरण वर्मा, इनके अनुसार जीवन कैसा अच्छा होता है? तो हर समय पढ़ते रहना, बंधनहीन, वैभवपूर्ण या गरीबी का जीवन? तो भाई बंधनहीन, बंधनहीन जीवन सबसे अच्छा होता है। आठवां क्वेश्चन है दीवाने किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? जो दीवाने हैं वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? स्वच्छंद, सामाजिक, साधारण, शोकत शान शौकत वाला? तो स्वच्छंद जीवन व्यतीत करना चाहते हैं भाई दीवाने। नौवां क्वेश्चन है दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? ठीक है भाई, जो दीवाने हो जब चले जाते हैं तो लोग दुखी क्यों हो जाते हैं ये हमें बताना है। क्योंकि वह दूसरों को पीड़ा देते हैं, क्योंकि थोड़े समय में ही यह लोग सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, लोग अपने स्वार्थ बस दुखी होते हैं, उनके दुखी होने का कारण निश्चित नहीं है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़े समय में ही यह लोग ये लोग सबसे आत्मीयता बना लेते हैं। किसके बारे में कहा गया? दीवानों के बारे में कहा है भाई। छक्कर सुख दुख पीने, क्या भाई छक्कर सुख दुख पीने का क्या अर्थ है? छक्कर सुख दुख पीने का क्या अर्थ है? तो दुख में दुखी होना, सुख के क्षणों में प्रसन्न होना, सदा सोचते रहना, सुख दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना है। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा, सुख दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना भाई।
पाठ 5वां है। अध्याय कौन सा भाई? 5वां अध्याय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या है भाई? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक का नाम रहेगा अरविंद कुमार। क्या है भाई? लेखक का नाम अरविंद कुमार है। लेखक परिचय करते भाई, थोड़ा सा ब्लर है, आप इसको एडजस्ट कर लेना, मैं बोल के आपको बता देती हूँ। अरविंद कुमार हिंदी के प्रथम समानांतर कोश यानी थिसा थिस, थिसारस के निर्माता के रूप में हिंदी भाषा जगत को समृद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। अरविंद कुमार का जन्म भाई कब हुआ था? 17 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। ठीक, और किसके लिए जाने जाते हैं? अरविंद कुमार हिंदी के प्रथम समानांतरण कोश के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पहले समांतर कोश और बाद में संसार का सबसे अद्वितीय द्विमासिक थिसारस तैयार किया भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संसार का सबसे अद्वितीय द्विभाषी थिसारस तैयार किया। अब हम सारांश करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखे गए पत्रों की उपयोगिता को दर्शाती है। इस आधुनिक समाज में जो विभिन्न संचार साधनों ने संसार में मनुष्य के अधूरा है जीवन को घेर रखा है, उसमें लेखक ने अपने पत्रों से होने वाले लाभ को बड़े सहज रूप से बताया है। पत्र लिखना एक कला है। पत्रों का इंतजार सबको रहता है। महात्मा गांधी के पत्र दुनिया भर में महात्मा गांधी इंडिया के नाम से विख्यात थे। किसके नाम से विख्यात थे? महात्मा गांधी के पत्र भाई दुनिया में महात्मा गांधी इंडिया के नाम से विख्यात थे। पत्रों का जन्म भारत में बहुत पुराना है। लोगों के बीच रहने वाले लोग सभी को पत्र लिखते हैं। पत्र लाने वाले को लोग देवदूत के रूप में मानते थे और उन्हीं से पैसे मिलते थे। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं आज अनुसंधान का विषय बन गई है। इंदिरा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्र संग्रहालय में देखे जाते हैं। ठीक है ना भाई? पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र थे जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखे थे। वो कहाँ पे हो? पत्र संग्रहालय में देखे जाते हैं अभी भी। तो पहला क्वेश्चन है, पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का क्या कारण है? पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का क्या कारण है? तो संचार के साधनों का बढ़ जाना, संचार के साधनों का घट जाना, डाके की कमी हो जाना, या लोगों की रुचि घट जाना। तो लोगों की रुचि घट जाना भाई, फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों के विकास का पत्रों की दुनिया पर क्या असर पड़ा है? परिवहन के साधनों के विकास का पत्रों की दुनिया पर क्या असर पड़ा है भाई? पत्र जल्दी और सुगमता से मिलने लगे हैं। पत्र विलंब से मिलते नहीं। आगे देखते हैं, पत्र कठिनाई से मिलने लगे, पत्र कम लिखे जाने लगे हैं। तो भाई ए ऑप्शन ठीक रहेगा। परिवहन के साधनों के विकास का पत्रों की दुनिया पर असर हुआ कि पत्र जल्दी और सुगमता से मिलने लगे हैं। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पत्रों पर कहाँ का पता लिखा होता था? जो महात्मा गांधी थे उनके पत्रों पर कहाँ का पता लिखा होता था, ये हमें बताना है। साबरमती का, अहमदाबाद का, दिल्ली का, या महात्मा गांधी इंडिया का? तो महात्मा गांधी इंडिया का पता लिखा रहता था भाई। पंत ने 200 पत्र किसको लिखे? जो पंत थे उन्होंने सुमित्रानंदन पंत की बात हो रही है यहाँ पे, तो 200 पत्र उन्होंने किसको लिखे थे, ये हमें बताना है। तो निराला जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को, महात्मा गांधी को, दिनकर को? तो सुमित्रानंदन पंत ने 200 पत्र हरिवंश राय बच्चन जी को लिखे थे भाई। फोर्थ का 2 ऑप्शन ठीक रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, गांधी जी को लिखित किसके पत्र बहुत प्रेरक है? महात्मा गांधी जी को लिखित किसके पत्र बहुत प्रेरक है भाई? तो टैगोर के, सुभाष के, नेहरू के, बाल गंगाधर तिलक के? तो टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक सिद्ध हुए भाई महात्मा गांधी जी के लिए। किसके? टैगोर के। 6 क्वेश्चन है, पत्रों की दुनिया कैसी है? पत्रों की दुनिया कैसी है? अजीबोगरीब है, उपयोगी है, हास्यपद है, या इनमें से कोई नहीं?
तो पत्रों की दुनिया भाई अजीबो गरीब है। 6 का ए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है? ठीक है भाई, वर्तमान में जो चिट्ठी पत्री है उसकी क्या स्थिति है ये हमें बताना है। इनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई है, इनकी लोकप्रियता में उछाल आ गया है, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, या इनकी लोकप्रियता संसार के अन्य साधनों से अधिक है। तो भाई 7 का 3 ऑप्शन ठीक रहेगा, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है चिट्ठी पत्रियों की। 8वां क्वेश्चन है, सैनिक पत्रों की प्रतीक्षा अधिक उत्सुकता से क्यों करते हैं? जो सैनिक थे वो पत्रों की प्रतीक्षा अधिक उत्सुकता से क्यों करते हैं भाई? तो क्यों करते हैं ये हमें बताना है। संचार की दुनिया विकसित होने से, दुर्गम क्षेत्रों में पत्थर ही एकमात्र साधन होने से, संचार के अन्य साधनों की अज्ञानता से, या अन्य साधनों के बहुत महंगे होने से। तो अपना 2 ऑप्शन ठीक रहेगा, दुर्गम क्षेत्रों में पत्थर ही एकमात्र साधन होने से सैनिक पत्रों की प्रतीक्षा अधिक उत्सुकता से करते हैं वे। 9वां क्वेश्चन है, देहाती दुनिया और पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों है? जो देहाती दुनिया है और पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों है भाई, ये हमें बताना है। तो डाकिये की अधिकता से, लोगों को संचार के साधनों का ज्ञान न होने से, एक मिनट में आगे यहाँ पे, लोगों को पत्रों से मोह बना रहना, संचार के साधनों का विकास न होना भाई। तो अपना 4th ऑप्शन ठीक रहेगा इसका, 9th का, संचार के साधनों का विकास न होना भाई, जिसके कारण देहाती दुनिया और पत्थर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 10वां क्वेश्चन, संचार के साधनों के बीच में किस प्रकार के पत्रों की संख्या बढ़ी है? ठीक है भाई, तो किस प्रकार के पत्रों की संख्या बढ़ी है संचार के साधनों के बीच में? तो राजनीतिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यापारिक पत्र, या पारिवारिक पत्र। तो व्यापारिक पत्र, इनकी क्या है संख्या बढ़ी है संचार के साधनों के बीच में। छठा लेसन है यानी पार्ट 6 है, और आज की क्लास का अपना लास्ट रहेगा लेसन, भगवान के डाकिये। ठीक है, भगवान के डाकिये जो रचना है, ठीक है, ये किसके? रामधारी सिंह दिनकर की है भाई। ठीक है, लेखक परिचय करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार रहे हैं। वे आधुनिक युग के वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। कौन भाई? रामधारी सिंह दिनकर। खोज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार उनकी कविताओं में झलकती है। कौन कौन से भाई? खोज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में झलकती है। तो दूसरी ओर काम और श्रृंगार भावनाओं की अभिव्यक्ति कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में हुई है। काम और श्रृंगार, ठीक है, इनकी दोनों कृतियां चरम उत्कर्ष पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन से भी? कुरुक्षेत्र और उर्वशी की बात हो रही है। इनका जन्म 24 सितंबर 1960 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के बाद एक विद्यालय में अध्यापक के पद पर आसीन हुए। इसके बाद सब रजिस्ट्रार, उपनिषेधक, विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त हुए। संस्कृति भाषा की अनेकता के बावजूद भारत एक देश है, उनका मानना था। ठीक है, संस्कृत और भाषा की अनेकता के कारण भारत क्या है? भारत एक देश है। प्राण भंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दिनकर जी पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर है उनको पद्म विभूषण सम्मान भी मिला हुआ है। अब हम सारांश देखते हैं भगवान के डाकिये से। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाकिये हैं। किसको बताया भाई? भगवान के डाकिये कवि ने पक्षी और बादल को। ठीक है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा कवि ने, जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते। ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते, ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल प्रकृति के डाकिये हैं। ठीक है, पक्षी और बादल किसके डाकिये? प्रकृति के डाकिये हैं, जो साधारण संदेशों को लाते हैं। ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनके चित्रों को नहीं पढ़ पाते। उनका कहना यह है कि वे किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते, इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते, एक देश से दूसरे देश के नाम एक देश से दूसरे देश के नाम बिना भेदभाव के संदेश पहुंचाते हैं।
पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में होते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं इसके। इनमें से कौन सा पक्षी बादल की चिट्ठियां नहीं बाजता? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो बादल की चिट्ठियों को नहीं बाजता भाई? तो पानी, पहाड़, पेड़ या ट्रेन? तो भाई ट्रेन है। ठीक है, इसका आंसर 4 रहेगा। इनमें से कौन सा पक्षी बादल की चिट्ठियों को नहीं बाजता? तो ट्रेन। पानी बरसने से एकदम पहले उसका रूप होता है। पानी बरसने से एकदम पहले उसका रूप कैसा होता है? हवा, आंधी, भाप, धूल? तो कैसा रूप होता है भाई? भाप का रूप होता है। जब पानी बरसता है तो उससे पहले इसका रूप भाप का होता है। भगवान के डाकिये के रचयिता कौन है? भगवान के डाकिये तो कौन है इसके रचयिता? रामदर्शन मिश्र है, हरिशंकर भक्ति है, पार्वती है, रामधारी सिंह दिनकर? तो 4th ऑप्शन ठीक रहेगा। भगवान के डाकिये के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भगवान के डाकिये है वो इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपसी प्रेम का, विश्व बंधुत्व का, भेदभाव न करने का, निरंतर आगे बढ़ने का? तो विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं भगवान के डाकिये ने। इनके पंख होते हैं, उन्हें पक्षी कहा जाता है क्योंकि पंख शब्द बना है इनसे। पक्षी, पर, उड़ान, वायु? तो किससे बना है भाई पंख शब्द? तो पक्ष से बना है। किससे बना है? पक्ष से बना है। इंटरनेट का प्राय इनमें से कौन सा शब्द होगा? इंटरनेट का प्राय पूछा है। तो विश्व जाल, विश्व डाक, अंतरजाल, विश्व नेत्र? तो भाई अंतरजाल इंटरनेट का प्राय शब्द होएगा। पेड़, पौधे, पानी और पहाड़? ठीक है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में कौन सा अलंकार है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में कौन सा अलंकार है भाई? तो रूपक, अनुप्रास, यमक, उपमा? तो अनुप्रास अलंकार रहेगा। वर्ण की आवृत्ति हुई है भाई। बाचना का क्या अर्थ है? बाचना का क्या अर्थ है? बचना, बचाना, पढ़ना, लिखना? तो भाई पढ़ना बाचना का अर्थ रहेगा। आगे क्वेश्चन है, पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश में कैसे भेजते हैं? जो पक्षी है वो एक देश की सुगंध को भी दूसरे देश में कैसे भेजते हैं? तो अपनी चोंच में दबाकर, अपनी बीट के द्वारा, अपने पंखों के द्वारा या बादलों के द्वारा? तो अपने पंखों के द्वारा भाई। कैसे? अपने पंखों के द्वारा पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश में भेजते हैं। बादल किस प्रकार दो देशों के बीच तुच्छ सीमा को जुड़ला देता है? ठीक है, तो कैसे? पानी बरसाकर, झड़ी लगाकर, लोगों की प्यास बुझाकर, एक देश का वाष्पित जल दूसरे देश में बरसाकर? तो एक देश का वाष्पित जल भाई दूसरे देश में बरसाकर बादल क्या करता है भाई? दोनों देशों के बीच की तुच्छ सीमा को जुड़ला देता है। तो इसी के साथ भाई आज के 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी थी इसके 6 लेसन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।